Hello, kids. This is Ankit Jangam. I welcome you to the fifth part of your chapter, Work and Energy. We're doing exercises. Let's start with the question number 12. Okay. Can there be a displacement of an object in the absence of any force acting on it? Think. Discuss this question with your friends and teacher. Okay. What we need to say कि what we need to find कि क्या किसी बॉडी पर डिस्प्लेसमेंट स्टिल एक्ट हो सकता है अगर बॉडी पर फोर्स एब्सेंस है. दैट मीन force is equals to 0. That means we can say कि ma is equals to 0. अब किसी भी बॉडी का मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता. मास कैन नेवर बी जीरो. इन दैट केस आपका एक्सेलरेशन जीरो है. एंड इस केस में बॉडी के पास क्या हो सकती है? एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है. अगर बॉडी एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा होगा विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, इन दैट केस डेफिनेटली वो क्या कर रहा है? अपनी पोजीशन तो चेंज कर रहा है. दैट मीन वो बॉडी डिस्प्लेसमेंट तो बिल्कुल कंटेन करता होगा. चलिए समझते हैं इसको. यस, बिल्कुल आंसर यस है. देयर इज डिस्प्लेसमेंट इवन इन द फोर्स ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स. जैसे कि बताया गया कि फोर्स का फॉर्मूला ma होता है. अगर फोर्स जीरो है दैट मीन ma जीरो है. मास कैन नेवर बी जीरो. दैट मीन एक्सेलरेशन हियर इज जीरो. एंड व्हेन द एक्सेलरेशन इज जीरो दैट मीन बॉडी पर क्या है? यूनिफॉर्म मोशन में होगी और स्ट्रेट लाइन में होगी. एंड जब भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में होगी एटलीस्ट वो डिस्प्लेसमेंट तो जरूर कंटेन करी होगी या कवर करी होगी. ड्यू टू दैट इवन इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स बॉडी डिस्प्लेसमेंट कंटेन कर सकती है. आगे बढ़ते हैं. नाउ सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पर्सन होल्ड अ बंडल ऑफ hay over his head for 30 minutes and get tired. Has he done some work or not? The answer is no. हो क्या रहा है? That particular person is actually holding a bundle of hay on his head. उसने ये hay के बंडल को अपने सर पे रख रखा है. Due to that, जो मास होगा इस hay का वो नीचे की तरफ जो वेट होगा वो एक्ट कर रहा होगा. एंड स्टिल इस केस में जो पर्टिकुलर वर्कर है या फिर जो पर्सन है उसने कोई वर्क डन नहीं करा क्योंकि यहां पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है. फॉर 30 मिनट्स इवन वो 30 मिनट्स भी इसको होल्ड करता है. यहां पे वर्क डन नहीं हुआ. बट एक चीज हुई कि जो उसकी मसल एनर्जी थी वो धीरे धीरे किसमें है? लॉस हुई है उसको होल्ड करने में. ठीक है, तो एनर्जी लॉस हुई है. एनर्जी लॉस होने का मतलब है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. ठीक है, उसने कैलोरीज बर्न कर दी उसको होल्ड करने में. लेकिन यहां पे वर्क डन तो नहीं हुआ. सो हैज वर्क डन? तो आंसर है नो. ठीक है, समझते हैं इसे. सो द पर्सन होल्डिंग अ बंडल ऑफ hay get tired as its muscle energy get converted into thermal energy. As there is no displacement that mean there is no work done. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Now an electric heater is rated 1500 watt. How much energy does it use in 10 hours? Okay, now power here that is 1500 watt, or we can say 1.5 kilowatt. Now time we have that is 10 hours. Then energy is equals to power into time. That will be 1.5 into 10. It will give you 15 kilowatt hour, which can also represent as 15 unit. Let's check this answer. Okay, now energy is equals to power into time. पावर को लिखा 1500 वॉट और उसको बाद में लिखा 1.5 किलोवाट. नाउ टाइम लिया 10 आवर्स, उसको बाद में मल्टीप्लाई करा, आंसर आया 15 यूनिट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. So, illustrate the law of conservation of energy by discussing the energy change which occur when we draw a pendulum bob in one side and allow it to oscillate. Why does bob eventually come to rest? What happened to its energy eventually? Is it a violation of the law of conservation of energy? It is one of the very important question of your book. तो इसको एक बार अच्छे से समझते हैं because we need to explain it lot. Now, illustrate law of conservation of energy by discussing the energy change
इन ए पेंडुलम बॉब। हमें पेंडुलम बॉब के मोशन के थ्रू बताना है कि डज इट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यस और नो। फर्स्ट थिंग, नाउ व्हाई डज बॉब इवेंचुअली कम्स टू रेस्ट। सेकेंड, इसमें हमें बताना है कि व्हाई इट कम्स टू रेस्ट। आफ्टर सम टाइम बॉब इजीली क्या होगा, रेस्ट पे आ जाएगा। एंड व्हाट हैपेंड टू एनर्जी इवेंचुअली, और जनरली उसकी एनर्जी को इवेंचुअली हो क्या रहा था। इज इट अ वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो क्या करता है नहीं करता है, चलिए डिस्कस करते हैं इसे। नाउ सबसे पहले विल टेक अ पेंडुलम। नाउ इस पोजीशन को मैं ए बोल देता हूं जनरली। एंड जब मैं बॉब को क्या करूंगा, एक साइड उठा के छोड़ूंगा। मैंने एक पोजीशन दे दी, मान लीजिए पोजीशन बी थी, एंड यहां से मैंने रिलीज करा, मेरा बॉब नीचे आया एक बार के लिए, देन वो ऊपर गया। जो मैक्सिमम नेक्स्ट साइड में, जो भी दूसरी साइड में जो मैक्सिमम हाइट इसने गेन करी, उसको मैं सी पॉइंट बोल देता हूं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ये क्या करेगा, वापस नीचे आएगा एंड वापस ऐसे जाएगा। जनरली पेंडुलम का मोशन इसी तरीके का होता है। अब समझने वाली बात है, देखिए बी पर और सी पोजीशन पे इसकी मैक्सिमम क्या होने वाली, पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि आपने क्या करा, इसको एक हाइट पे रख दिया, हाइट पर दे दिया आपने, आपने इसको हाइट पे दे दी, तो इसने क्या करा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर ली। दैट मीन इस पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है मैक्सिमम, ठीक है। और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाली है, 0, ठीक है। जब आपने इसे रिलीज करा बिल्कुल बीचों बीच में, अब ये बिल्कुल काइनेटिक मोशन में है, बिल्कुल चल रहा है, इट इज इन मोशन, और मैक्सिमम अपनी स्पीड गेन कर चुका होगा। यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0, while its kinetic energy will be maximum, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका ऊपर जाने के बाद वापस सी पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी फिर से हो जाएगी मैक्सिमम, क्योंकि इसने वापस मैक्सिमम हाइट गेन कर ली होगी, और यहां पर जाकर बॉब फिर रुक जाएगा। जैसे ही मोशन इसका रुक जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी फिर क्या हो जाएगी, 0। नाउ एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किसी भी बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी का सम होता है, दैट इज इट्स सम ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, और वो हमेशा कैसे रहने वाली है, कांस्टेंट। दैट मीन भले ही यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो, काइनेटिक एनर्जी 0 हो, बट अल्टीमेटली जो भी एनर्जी इस बॉब की यहां पर होगी वही उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी। इस केस में भले ही पोटेंशियल एनर्जी 0 है लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, इन दोनों का सम करेंगे वापस मैकेनिकल एनर्जी सेम रहने वाली है। एंड केस थर्ड जो सी पोजीशन है, वापस पीई मैक्सिमम हो गई, केई 0 हो गई, फिर से इनको ऐड करेंगे, आपकी ये वैल्यू मैकेनिकल एनर्जी की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहने वाली है, फिक्स रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। सो टिल दैट बॉडी क्या करती रहेगी, बॉब क्या करेगा, मूव करता रहेगा धीरे 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 धीरे। नाउ टिल दैट जब तक बॉब क्या करेगा, मूव करता रहेगा, जब तक वो अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे जाता रहेगा उसकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये बॉब अब धीरे धीरे क्या है, अपना मोशन है ना कम करता जाएगा। पहले देखिए मान लीजिए इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी मैक्सिमम हाइट की, अब इतनी हो गई, आगे जाकर ये, और एक टाइम के बाद क्या करेगा, ये रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। जो मोशन होगा धीरे 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 जाके कम हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, एक्चुअली में क्या है, जब बॉब क्या है टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, इसके आसपास में क्या होंगे, एयर पार्टिकल होंगे। इसके आसपास क्या होंगे, एयर पार्टिकल होंगे, जिनको भी ये क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, जिसकी वजह से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी ये क्या करता है, उन एयर पार्टिकल को छोड़ देता है। अब इसने कुछ अमाउंट ऑफ अपनी एनर्जी को क्या करा, एयर पार्टिकल को रिलीज कर दिया, तो लॉस कर दिया। इसकी वजह से धीरे धीरे वह अपनी एनर्जी क्या करेगा, कम करता जाएगा और धीरे 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 एक टाइम के बाद वापस ये रेस्ट पे आ जाएगा। इवन इन दिस केस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को वो क्या कर रहा है, एनर्जी को वो क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। क्यों, क्योंकि वो अपनी एनर्जी क्या कर रहा है, किसी को दे दिया, ऑलरेडी दूसरी बॉडी को पकड़ा चुका है,
स्टिल ओवरऑल जो भी एनर्जी रहेगी उसका सब स्टिल कांस्टेंट रहने वाला है। जब ये बॉडी पूरी तरीके से, जो बॉब है, पूरी तरीके से रेस्ट पे आ जाएगा, स्टिल जितनी भी एनर्जी इसके पास थी उसने अपने नियर बाय एयर पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर चुका होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन नेवर बी गोइंग रॉन्ग हियर, वो इसको फॉलो कर रहा होगा। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। नाउ इन द गिवन पेंडुलम देयर आर 3 पॉइंट्स, उन्होंने 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, बी और सी को बोला है, जो कि असल में पेंडुलम की मैक्सिमम हाइट को जनरेट कर रहा है। दैट मीन वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है एंड काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है। देखिए जैसे कि बता रखा है, इन दिस केस द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। दोनों ही केस में मैकेनिकल एनर्जी क्या रहने वाली, कांस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट जो ए है, वहां पर P तो हो गए 0 एंड काइनेटिक एनर्जी हो गई मैक्सिमम। द पेंडुलम ऑफ बॉब इज एट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट, टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। टोटली जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी थी किसमें कन्वर्ट हो चुकी है, काइनेटिक एनर्जी। स्टिल वापस ये आपको क्या दे रही है, मैकेनिकल एनर्जी का जो सम है वो क्या रहा, कांस्टेंट रहा। नाउ द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी इज 0। वंस अगेन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। नाउ आगे समझते हैं। सो इन दिस केस बॉब विल इवेंचुअली कम टू रेस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर पार्टिकल्स, क्योंकि एयर पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, उसे रोक रहे होंगे, इसकी वजह से वो अल्टीमेटली रेस्ट पे आ जाएगा। एंड जो लॉस ऑफ एनर्जी होगा वो किसकी वजह से होगा, एयर पार्टिकल को मोशन में लाने के लिए। सो इट नेवर वायलेट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ ओके, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v। ओके, ऑब्जेक्ट m दे रखा है, वेलोसिटी v से वो मूव कर रहा है। हाउ मच वर्क शुड बी डन बाय द ऑब्जेक्ट टू ब्रिंग इट ऑन रेस्ट, हमें कितना वर्क डन कर रहा है ताकि इसको रेस्ट पे ले आए। सबसे पहले हम समझते हैं इसका वर्क डन इस कंडीशन में क्या होगा। एज द बॉडी इज इन मोशन, तो इसका वर्क डन विल बी होगा हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये तो इसका करंट केस में वर्क डन होगा, हमें इसे रोकना है। दैट मीन अगर मैं इसको बोलता हूं हमें क्या करना है, बॉडी को रोकना है, तो जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जो भी हाफ एम बी स्क्वायर है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, रेस्ट पे आ चुका है। सो माइनस 0 जूल। सो टोटल वर्क डन जो बॉडी को रोकने के लिए होगा वो कितना होगा, दैट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सो जो ओवरऑल वर्क डन रहेगा वो काइनेटिक एनर्जी की इक्वल है, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। नाउ ऑब्जेक्ट को आपको रेस्ट पे लाना है, दैट मीन उसका वर्क डन उस केस में क्या होने वाला है, 0। ड्यू टू दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Now, calculate the work required to be done to stop a car of 1500 kg moving at a velocity of 60 किलोमीटर पर आवर। नियरली सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्क डन कितना करा है इस कार ने इस स्पीड पे वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास v है, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर, उसको सिंप्लीफाइड करेंगे, दैट इज 60 इंटू 5/18 भी कर सकते हैं और 1000 बाय 60 इंटू 60 भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली वैल्यू सेम आने वाली है। सो 18 से मैं अगर डिवाइड करता हूं यहाँ पर, इट विल बी 3, इट विल बी 10 देयर, विल गेट स्पीड 50/3 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ मास हमें दे रखा है 1500 kg, हमें निकालना है वर्क डन बाय मूविंग बॉडी, दैट विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, सो हाफ इंटू 1500 इंटू 50/3 होल स्क्वायर। बाय सॉल्विंग दिस वी गेट, स्टिल हाफ रखिए एक बार के लिए, 1500 इंटू 50 इंटू 50 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 3 1 3, 500 25 250। नाउ अगर हम इस ओवरऑल वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी गेट, 250 इंटू
2500 अपॉन 3। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। जो हमारा वर्क डन रहेगा वो रहेगा 625,123 डिवाइड बाय 3। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 208,333.3 जूल। ठीक है, सो ये तो वर्क डन है बॉडी का। नाउ सेकंड केस में हम बोल सकते हैं कि बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जब रेस्ट पे होगा वो क्या हो जाएगी, दैट उस केस में वर्क डन रहेगा 0 जूल। ठीक है, और हम बोल सकते हैं एनर्जी जो बॉडी रेस्ट पे होगी तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। तो वर्क डन जनरली किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज क्या हो जाएगा यहां पर, 208,333.3 minus 0 joule. Ultimately your answer will be 208,333.3 जूल का आपको वर्क डन करना पड़ेगा उस कार को रोकने के लिए। चलिए सॉल्यूशन समझते हैं इसका। ओके, मास दे रखा था, स्पीड दे रखी थी, स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करा, वैल्यूज निकालने की कोशिश करी काइनेटिक एनर्जी की बॉडी की मोशन में। ठीक है, एंड इट विल कम आउट 208,333.3 जूल्स। नाउ हमें पता है कि जब बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी उसकी 0 जूल होगी। सो वर्क डन दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 208,333.3 जूल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अ फोर्स F is acting on an object of mass m, the direction of displacement is from west to east as shown। यहां पर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सभी में वेस्ट टू ईस्ट दे रखी है। नाउ बाय द लोंगर एरो, ठीक है, हमने शो भी कर रखा है बाय एस। नाउ ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली एंड स्टेट वेदर द वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। नाउ एक एक को समझते हैं। सबसे पहले केस में देखिए, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है एंड डिस्प्लेसमेंट है, इट इज परपेंडिकुलर। इट इज व्हाट, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ड्यू टू दैट जब भी दोनों का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, वर्क डन यहां पर क्या होने वाला है, 0। ठीक है, जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम है तो यहां पे वर्क डन कैसा हो गया आपका, पॉजिटिव। नाउ जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट है, इस केस में ये कैसे होने वाला है, नेगेटिव। चलिए करते हैं आगे, देखते हैं। So in the solution, in the first case, the force and displacement are perpendicular, so work done is 0. In next case, that is second, the force and displacement are in same direction, so work done is positive. And in third case, the force and displacements are perpendicular to each other, opposite to each other, so the work done is negative. चलिए next पर चलते हैं। Now Sony says that acceleration in an object could be 0. Okay, even when several forces are acting on it. Do you agree with her? Yes. The answer is yes. Whatever Sony is saying is true. Even when a body, take a body, इस पे काफी सारे फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, here, 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 here. Now, अगर इस सारे के सारे फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं और इन सब का समीशन मैं बोलता हूं F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 एंड F8, इन सबको अगर मैं ऐड भी करता हूं तो मेरा फोर्स, नेट फोर्स जो आएगा अगर 0 आता है, ठीक है, उस केस में क्या बोल सकता हूं कि मेरा नेट फोर्स क्या है, 0 आ रहा है, तब भी तो मैं बोलूंगा कि बॉडी किसी मोशन में है ही नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा होगा। ठीक है, जब फोर्स नेट फोर्स 0 है, देखो काफी सारे फोर्सेस लग रहे हैं, स्टिल बॉडी मूव नहीं करी, या बॉडी ने अपना यूनिफॉर्म मोशन को ब्रेक नहीं करा। अगर नहीं करा क्योंकि नेट फोर्स 0 है, इन दैट केस जब फोर्स ही 0 है तो एक्सेलरेशन लगेगा ही नहीं, बिकॉज F इज इक्वल्स टू ma। जब फोर्स 0 है तो आपका मास तो कभी 0 हो नहीं सकता, क्या होगा, मास कभी 0 होगा नहीं,
बट एक्सेलरेशन कैन बी 0। तो काफी सारे फोर्सेस लगने पर भी एक बॉडी अल्टीमेटली 0 एक्सेलरेशन कंटेन कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ समझते हैं इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन ऑल डायरेक्शन इज 0, जैसे हमने बात करा कि नेट फोर्स 0 था, देन द एक्सेलरेशन विल बी 0। सीधी सी बात है, क्योंकि अगर फोर्स 0 है तो मास इनटू एक्सेलरेशन भी 0 होगा। मास 0 हो नहीं सकता, तो एक्सेलरेशन ही यहां पर 0 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ find the energy in kilowatt hour consumed in 10 hour by 4 devices of power 500 watt. Now we have 4 devices, each of 500 watt. तो टोटल पावर हो गया 4 into 500, that will be 2000 watt, or we can say 2 kilowatt hour. नाउ हमें यहां पर टाइम दे रखा है 10 आवर, हमें निकालना है कि टोटल एनर्जी कितनी हुई। सो एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। टाइम हमें दे रखा है 10 आवर, वैल्यूज रखेंगे हम, दैट इज 2 into 10, it will be 20 kilowatt hour, or we can say 20 यूनिट। चलिए समझते आगे। सो वही करा है, पहले तो चारों के चारों अप्लायंसेस को 500 वॉट से मल्टीप्लाई करा एंड टोटल अमाउंट ऑफ पावर दैट इज 2 के वॉट निकाला। नाउ टाइम लिया 10 आवर्स, मल्टीप्लाई करा, वी गेट 20 यूनिट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप ऑन रीचिंग द ग्राउंड, व्हाट हैपेंड टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, समझते हैं। एक बॉडी है, वो फॉल कर रही है एंड जैसे ही वो ग्राउंड को टच करेगी, ठीक है, अब जैसे ही ग्राउंड को टच करेगी तो देखिए दो चीज होगी। अभी यहां पर जैसे ही वो टच करने वाली की, उससे पहले तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी मैक्सिमम। जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी बॉडी की, दैट मीन उसकी काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर टच करने से पहले क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जैसे ही वो टच करेगी, जो भी बॉडी में एनर्जी थी वो देखिए दो तरीके से लॉस होने वाली है। सबसे पहले तो वो पोटेंशियल एनर्जी में तो कन्वर्ट होगी, लेकिन सबसे पहले क्या होगा, वो भिड़ने की वजह से वहां पर क्या होगा, एक तो है ना क्रैश होगा, कोलिजन की वजह से वहां पर क्या होगा, ज्यादातर एनर्जी लॉस होगी, किसमें, साउंड में एंड हीट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसे। Now, when a free-falling body eventually stops on the ground, its kinetic energy get converted into heat energy as the body on the ground become warm due to collision, and sound energy into potential energy. Ultimately, potential energy में change होगा ही। ठीक है, हो सकता है change भी shape हो जाए body की। चलिए, hopefully you like this part of the video. Till then, thank you.